Okay, students, so welcome back. This is the fourth lecture in the series of geotechnical engineering. I'm happy that more and more students are giving me a good response. Just keep on viewing the videos and sharing them as you are doing right now. And we are going to move forward with this part of the lecture series. Okay, let's start. So, in the first question, पहले सवाल में हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू को हमें निकालना है एट अ डेप्थ ऑफ z एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ r बाय यूजिंग टू फॉर्मूलेज दैट इज बॉसनिक्स फार्मूला एंड वेस्टरगार्ड्स फार्मूला. बेसिकली क्या होता है कि हमें बहुत बार ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि हमने सॉइल की सरफेस पे कुछ लोड लगाया, उस लोड के लगाने से उस सॉइल की कुछ डेप्थ पे हमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसकी वैल्यू को निकालने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो हम इसमें वही निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें हमने ऊपर एक लोड लगाया, मान लेते हैं कैपिटल Q, और इससे Z डिस्टेंस पे, Z वर्टिकल डिस्टेंस पे और R रेडियल डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमें हमारा एक वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए. कितनी होगी वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू? इसको निकालने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं. दो मेजर थ्योरीज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं वो है बॉसनिक्स की थ्योरी एंड वेस्टरगार्ड की थ्योरी. हमेशा याद रखना है कि वेस्टरगार्ड की थ्योरी से जो रिजल्ट हमें मिलेगा, सिग्मा जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू बॉसनिक्स थ्योरी. मैं ऐसा लिख देता हूँ, वेस्टरगार्ड इज लेस देन बॉसनिक्स. जो भी सिग्मा जेड की वैल्यू वेस्टरगार्ड से मिलेगी वो कम मिलेगी हमें बॉसनिक्स के कंपैरिजन में. अब फॉर्मूला लिख लेते हैं. बॉसनिक्स की थ्योरी कहती है कि सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3/2 पाई डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस आर बाय जेड द होल स्क्वायर की पावर 5/2 क्यू बाय जेड स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है बॉसनिक्स ने जो दिया था सिग्मा जेड का. वेस्टरगार्ड का फॉर्मूला होता है 1/पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय जेड 1 प्लस आर बाय जेड 2r बाय जेड स्क्वायर की पावर 3/2 क्यू बाय जेड स्क्वायर. ये मल्टीप्लिकेशन में है पूरा का पूरा. ठीक है, तो दीज आर बोथ द इक्वेशंस. इससे जो सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी ये कम आएगी, इससे जो आएगी वो थोड़ी ज़्यादा आएगी. वेस्टरगार्ड की जो थ्योरी होती है ये मोस्टली यूज होती है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में या स्ट्रैटिफाइड सॉइल में. स्ट्रैटिफाइड मतलब ऐसी सॉइल जिसमें अलग अलग लेयर्स होंगी और इन लेयर्स में डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है लेकिन लैटरल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. उस केस में वेस्टरगार्ड की थ्योरी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है. तो दिस इज़ ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें मोस्टली बॉसनिक्स का एक रिजल्ट हमेशा पूछा जाता है. वो ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इससे रेडियली ज़ीरो की डिस्टेंस पे और z की डेप्थ के ऊपर हमें इस पॉइंट पे सिग्मा z की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है. तो सिग्मा z की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसके लिए मुझे r की वैल्यू को 0 पुट करना है और इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए जो कि होता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.47475 क्यू बाय जेड स्क्वायर. ये होता है फॉर्मूला हमारे पास. जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ तो 4775 कुछ नहीं है, 3/2 पाई की वैल्यू है, बस वो मैंने यहाँ पुट कर दी. डायरेक्ट रिजल्ट होता है सिग्मा जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर. तो जितनी ज़्यादा मैं जेड की वैल्यू को बढ़ाऊंगा उतनी ही कम सिग्मा जेड की वैल्यू होती चली जाएगी. ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें गौर करने लायक है वो ये है कि अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको आराम से पॉज करके यहीं पे आप इसको लिख लीजिएगा. तो एक और चीज़ होती है इसमें, द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज कि whenever देयर इज अ, ये सिग्मा जेड की वैल्यू को जब मैं प्लॉट करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं इसको एक ग्राफ पेपर पे इस पे रख दूँ और इसके अलग अलग पॉइंट्स में सिग्मा जेड की वैल्यू को प्लॉट करूँ, तो मुझे मालूम चलेगा कि इस प्रकार के कुछ बल्ब मुझे मिलेंगे. बल्ब बेसिकली एक टाइप का कर्व है. बल्ब जैसे प्याज का बल्ब होता है उस जैसा दिखाई देता है ये. और
ये जो ओवरऑल स्ट्रेस, ये सिग्मा जेड की वैल्यू नहीं है, ये है रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू, क्योंकि अकेला सिग्मा जेड एक्ट नहीं करता, इसके अलावा शियर स्ट्रेस भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है सॉइल के ऊपर, उसको प्लॉट करने के लिए इन बल्ब्स का यूज किया जाता है। इस जोन में मेरे पास इस पॉइंट, इस बल्ब के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इस बल्ब में सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसमें और कम होगी, फिर इसमें और कम होगी। तो इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस बल्ब्स का यूज करके। और इस कर्व को मैं, ये जो एक बल्ब होता है इसको मैं कहता हूँ आइसोबार, आई कॉल इट आइसोबार। मतलब इसे आइसोबार कहा जाता है। आइसोबार का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे उस कर्व के जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। इस प्रकार से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस वाज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फिएट्रिक लाइन का शेप क्या होता है। तो फिएट्रिक लाइन के शेप को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना कि फिएट्रिक लाइन जो है वो होती क्या है। तो समझिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक डैम है या कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पे, जिसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इस पॉइंट में दूसरे डाउन स्ट्रीम में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो नेट का। फ्लो नेट मतलब क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि पानी के सीपेज के पैटर्न को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, पानी के सीपेज के पैटर्न को। अब देखिए, पानी यहाँ से इस अर्थ, ये बॉडी बनी है अर्थ से, अर्थ या किसी और मटेरियल से बनी है बॉडी। तो जब ये बॉडी बनी है तो इसके अंदर में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में पानी फ्लो करने की कोशिश करेगा। जब ये फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये लाइन से कोइंसाइड नहीं होगी, ये बेसिकली एक अलग कर्व बनेगा ये यहाँ पे, और इसी जैसी फिर बहुत सारी लाइनें यहाँ पे हम बना देंगे और एक चेस बोर्ड पैटर्न टाइप का बनेगा हमारे पास यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, पानी के टॉप मोस्ट लेयर को इस पानी की टॉप मोस्ट लेयर से जो लाइन जो जोड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं फिएट्रिक लाइन। क्या कहते हैं? फिएट्रिक लाइन। फिएट्रिक लाइन वो लाइन होती है जो इसे कहते हैं, इसे एक जाल होता है, नेट होता है, उसी प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं फ्लो नेट। वी कॉल इट फ्लो नेट। और फ्लो नेट बना होता है दो चीज़ों से। पहली चीज़ होती है हमारे पास फ्लो लाइंस और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस। फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं। तो फ्लो लाइंस हमारे पास, जैसे एक फ्लो लाइन ये हो गई, दूसरी फ्लो लाइन ये हो गई, तीसरी फ्लो लाइन ये हो गई, चौथी फ्लो लाइन ये हो गई। और इन फ्लो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग कहते हैं फ्लो चैनल्स। फ्लो चैनल ये, फ्लो चैनल ये, फ्लो चैनल ये, फ्लो चैनल ये। और दूसरी होती है इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन यानी पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेंस, जहाँ पे यहाँ पे अगर हेड H1 है और यहाँ पे अगर हेड है H2, तो इसका मतलब क्या है, H1 से H2 जाने के लिए कुछ लॉसेस होंगे। उन लॉसेस को हम अलग अलग स्टेजेस में बांट देते हैं। मान लेते हैं इस केस में देखें तो जो टोटल लॉस होगा वो होगा H1 माइनस H2। मतलब इतना पानी को लूज करना पड़ेगा तभी जाके वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसको लूज करने के लिए हम ये मानेंगे कि ये जो लॉस है H1 माइनस H2, इसको नंबर ऑफ लाइंस में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर n इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं तो एक लाइन में हमारे पास जो लॉस होगा वो होगा H1 माइनस H2। और इस लाइन में जब मैं पहुंचूंगा तो H1 माइनस H2 बाई n कम हो जाएगा, फिर H1 माइनस H2 बाई n कम हो जाएगा, फिर N1 माइनस H2 बाई n। इससे धीरे 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 करके इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो पूरा लूज हो जाएगा और फाइनली वो H2 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फ्लो नेट। फिएट्रिक लाइन मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज नोन एज द फिएट्रिक लाइन। और फिएट्रिक लाइन के मैथमेटिकली जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इट टेक्स द शेप ऑफ अ पैराबोला। इट टेक्स द शेप ऑफ अ पैराबोला। इसका आंसर पैराबोला है। मूविंग फॉरवर्ड, कॉम्पैक्शन एंड सो मूविंग फॉरवर्ड, अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमें कि हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके ऊपर पूरा एक नई फील्ड ऑफ स्टडी होती है सिविल इंजीनियरिंग में। यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म, दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए,
एक सॉइल का सैंपल आप एक बक्से में भरो, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सॉइल का सैंपल उसमें भरो, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि मैं उस सॉइल के सैंपल के ऊपर वेट रख के छोड़ दूं लंबे समय तक, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि उस सॉइल के सैंपल को लूं और उसके ऊपर बार बार करके कूटूं, ऐसा है। जो दूसरा तरीका होता है दिस इज नोन एज कॉम्पैक्शन, और जो पहला तरीका होता है दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन। देखिए कैसे, अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे दोनों को एक एक उसमें बना दूंगा पोर्शन में, तो बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर वेट लगा के छोड़ देता हूं और ये एक सैचुरेटेड स्पेसिमेन है, हमेशा याद रखिए कि वी ऑलवेज यूज अ सैचुरेटेड स्पेसिमेन इन केस ऑफ कंसोलिडेशन, और कॉम्पैक्शन के केस में हम सैचुरेटेड स्पेसिमेन का यूज नहीं करते। उसके केस में हम पार्शियली सैचुरेटेड स्पेसिमेन का उपयोग करते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड का यूज करते हैं। देखिए मैंने 3 फेज डायग्राम आपको बताया था इससे पहले, तो 3 फेज डायग्राम से रिलेटेड सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, हम इसको 2 फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर पानी होगा, नीचे सॉइल सॉलिड्स होंगे। पार्शियली सैचुरेटेड को अगर देखें तो इसको हमें 3 फेज से रिप्रेजेंट करना है, नीचे सॉइल होगी, बीच में वाटर होगा, ऊपर एयर होगी। अब क्या होगा, इस पे जब मैं वेट जब लगा के छोड़ दूंगा इस सॉइल के ऊपर, तो इसके क्या होंगे, इसके वॉइड्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी वॉइड्स की जो स्पेस होगी वो कम हो जाएगी, और वो होने के साथ साथ वाटर का एक्सपल्शन होगा, वाटर का एक्सपल्शन होगा धीरे धीरे, हौले हौले, आराम से। पानी कुछ समय लेगा, धीरे धीरे करके सीप आउट हो जाएगा और वो मिट्टी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ठीक है। ये है। दूसरा केस होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में मैंने जैसे बताया कि आपके पास एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को आपने बार बार कूटा है, तो जब कूटते हैं तो उस केस में पानी रिलीज नहीं होता, एयर जो होगी, एयर जितने वॉइड्स एयर को स्टोर करके रखे हैं वो वॉइड्स कम पड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यानी एयर सिर्फ एक्सपल्स आउट होगी, वॉइड्स इसमें भी कम होंगे, वॉइड्स इसमें भी कम होंगे, लेकिन इसमें वाटर का एक्सपल्शन होगा, इसमें एयर का एक्सपल्शन होगा, ठीक है। दिस इज अ इंस्टेंटेनियस फिनोमेना जो हम करवाते हैं, या कुछ ऐसे नेचुरल कॉजेज से होता है जैसे अर्थक्वेक या जिसमें वेव्स आती हैं, उस केस में कॉम्पैक्शन को देखा जा सकता है। कंसोलिडेशन इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना विच टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया और कई समय तक आपने उसको बिल्डिंग को छोड़ दिया, तो उसकी नीचे की जो मिट्टी होगी वो अपने आप धीरे धीरे करके अपना पानी को छोड़ देगी और उसके वॉइड्स कम हो जाएंगे, दैट्स नोन एज कंसोलिडेशन। सो मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दो फॉर्मूले आपके सामने रखूंगा मैं अभी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% है किसी रिमोल्डेड सॉइल के केस में, तो कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी। कंप्रेशन इंडेक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 0.009 ओमेगा L minus 10 and compression index is also equal to 0.007 omega L minus 10. This formula is used for remolded soil. This formula is used for normally consolidated soil. ठीक है, अब आपको ओमेगा L की वैल्यू पता है, उसमें पुट कर दीजिए, सीसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जैसे कि हमारी प्रथा चलती आ रही है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको मुझे लिख के बताना है, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज़ हो गई, तो सीसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली एक कर्व प्लॉट होता है हमारे पास ई वर्सेस लॉग सिग्मा के बीच में। इफेक्टिव स्ट्रेस के सेमी लॉग एक कर्व हमारे पास प्लॉट होता है। इस सेमी लॉग कर्व का किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा, तो ये जो स्लोप होगी दिस विल बी इक्वल टू कंप्रेशन इंडेक्स। ये स्लोप हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स के बराबर होती है। अच्छा, सेमी लॉग कर्व है तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल नॉट बी अ कर्व लाइन, क्योंकि लॉग कर्व इसीलिए यूज किया जाता है लॉग का, ताकि हम उसके वेरिएशंस को स्मूदन आउट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, उनके भी फॉर्मूले आप लिख लीजिए। AV एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा, एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी होता है दिस इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E0। ये होता है E0 इज द इनिशियल वॉइड रेशियो,
एंड ए वी एंड ई नॉट किसका यूज़ होता है, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे ये सी सी ई वर्सेज लॉग सिग्मा का कर्व है, उसी तरीके से ए वी जो होता है ये होता है ई वर्सेस सिग्मा का कर्व। अगर ये लॉग की जगह इसको हटा दूं और इसकी जगह पे एक और कर्व मैं प्लॉट करूं जिसमें सिर्फ सिग्मा होगा, तब ये स्ट्रेट लाइन की जगह पे ये कर्व बन जाएगा, एक कर्व, स्मूथ कर्व बन जाएगा, और इसके किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप आएगी दिस विल बी इक्वल टू ए वी। तो दिस वाज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल। इसका आंसर को आप कमेंट में लिखिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम ऑफ कंसोलिडेशन एंड ड्रेनेज पाथ। बहुत वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, पता होना चाहिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, degree of consolidation is represented with the help of a factor which is known as time factor represented by the letter tv। tv की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है पाई बाय 4 इंटू यू बाय 100 का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू होती है tv की हमारे पास 1.78 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 100 माइनस यू। ये वैल्यू होती है 100 माइनस यू। मैं लॉग इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे ताकि आपको समझ में आ जाए। मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई किया हमने लॉग ऑफ 100 माइनस यू से, ठीक है। तो u है क्या, u इज द परसेंटेज कंसोलिडेशन, परसेंटेज कंसोलिडेशन होता है u, और परसेंटेज कंसोलिडेशन मतलब रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी अगर 10 mm का सैंपल था, वो कम होके हो गया 8 mm का, तो रिडक्शन हुआ 2 mm का। 2 mm डिवाइडेड बाय 10 mm इंटू 100 विल बी इक्वल टू 20%, यानी 20% होगी u की वैल्यू, ठीक है। अभी जो दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके लिए कंडीशन होती है, ऊपर वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा जब u की वैल्यू कम होगी 60% से, यानी 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से जब कम होगी तब इस फॉर्मूले का उपयोग होगा, और इस फॉर्मूले का उपयोग होगा जब u की वैल्यू ज़्यादा होगी या इक्वल होगी 60% से। मेरे पास यहाँ पे मार्कर की रिफिल थोड़ी कम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं मेरे पास यहाँ पे, एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया मेरे पास, और u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60% के लिए इसका यूज़ करेंगे और ये करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम फैक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ tv। tv है टाइम फैक्टर। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम ऑफ कंसोलिडेशन और ड्रेनेज पाथ के बीच का आप रिलेशन बताइए। तो देखिए, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को क्वांटिफाई करने के लिए टाइम फैक्टर का उपयोग करेंगे, तो अब हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की जगह पे टाइम फैक्टर को यूज करके एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आएगा, दिस फॉर्मूला विल बी इन दिस फॉर्म, tv इज इक्वल टू cv t बाय d स्क्वायर। tv is the time factor, cv is the coefficient of consolidation, t is the time of consolidation and d is the length of drainage path। ये चारों चीज़ें अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जो मैंने अभी हाल आपको बताई हैं। अब मैं आपको टाइम ऑफ कंसोलिडेशन तो कुछ बताने लायक है नहीं, कितने समय में इतना ये डेल्टा एच का डिफरेंस आया, ये होता है। cv जो होता है, दिस इज फाउंड आउट बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला k इज इक्वल टू mv इंटू CV इंटू गामा वाटर। अब देखिए मेरी बात समझिए, K इज द परमिएबिलिटी, MV जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, MV इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी एंड CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड गामा वाटर इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसमें डायरेक्टली आप इन वैल्यूज को पुट करके आप CV की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आते हैं ड्रेनेज पाथ की लेंथ पे, ये मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, दो प्रकार के ड्रेनेज पाथ हो सकते हैं, दो प्रकार के सैंपल बन सकते हैं। पहला जो सैंपल होता है हमारे पास वो ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि पानी सिर्फ एक ही तरफ से निकल रहा है और दूसरी तरफ से पानी का निकलना अलाउड नहीं है, और दूसरा सैंपल ऐसा होता है कि पानी दोनों तरफ से निकल रहा है, ऊपर और नीचे से। तो इस केस में जो अगर मान लेते हैं कि दिस इज h, ओवरऑल इज h, तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ इस केस में होगी कैपिटल H, और इस केस में लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगी कैपिटल H/2। दिस विल बी द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, ठीक है। तो ये d की वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट कि कितना % कंसोलिडेशन हो चुका है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। मूविंग फॉरवर्ड,
ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मेरे पास कोर्स ग्रेन सॉइल का डिपॉजिट है तो इस डिपॉजिट को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सी मशीनरी, कौन सा इक्विपमेंट बेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने बताया कॉम्पैक्शन मतलब होता है कूटना। तो कूटने के लिए साइट पे दो प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हैं। पहला इक्विपमेंट होता है रोलर टाइप, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो रोलर जो चलते हैं वो, और दूसरा होता है रैमर टाइप। रैमर यानी कूटने वाले इक्विपमेंट जिसमें इम्पैक्ट जनरेट होता है वो। ठीक है, तो मोस्टली इन्हीं दोनों कैटेगरीज में इक्विपमेंट्स को बांटा जाता है। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये 4 मोस्ट यूज्ड इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। तो देख लीजिए, इनका नाम लिख लीजिए। पहला होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ व्हील्ड रोलर, इसका हम यूज करते हैं ग्रेवल में, सैंड में और सारी कोर्स ग्रेन सॉइल्स में इसका यूज होता है। बेसिकली रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है इसका। पहला होता है स्मूथ व्हील रोलर। दूसरा होता है न्यूमैटिक टायर्ड रोलर। न्यूमैटिक टायर्ड रोलर होता है, अब न्यूमैटिक टायर्ड रोलर जो होता है ये हर प्रकार की मिट्टी के लिए होता है। ऑल लिख दीजिए इसमें, हर प्रकार की मिट्टी के लिए है। यूज इसको भी रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं पर टॉप मोस्ट सॉइल के लिए नहीं करते। सब बेस के लिए यूज कर सकते हैं, सब बेस के लिए यूज कर सकते हैं, बेस के लिए यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा के लिए यूज कर सकते हैं। इसका यूज मोस्टली सबग्रेड के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पे हमें ग्रेवल और सैंड हमें मिलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल जहाँ पे हमें मिलती है। मूविंग फॉरवर्ड, जो तीसरा कैटेगरी होती है दिस इज नोन एज द शीप फुट रोलर। शीप फुट रोलर, अब शीप फुट रोलर क्या होती है हमारे पास? शीप फुट रोलर इज ओनली यूज फॉर क्लेई सॉइल एंड इज यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग कोर ऑफ अर्थ डैम। अर्थ डैम जो होता है हमारे पास, उसका कोर जो होता है वो क्लेई सॉइल का बना होता है ताकि उसमें सीपेज को रोका जा सके। उसके लिए कॉम्पैक्ट करने के लिए शीप फुट रोलर का उपयोग किया जाता है। और आखिरी होता है वाइब्रेटिंग रोलर। इसमें एक वाइब्रेटिंग एलिमेंट होता है हमारे पास, ये हम मोस्टली सैंड के लिए उपयोग करते हैं यहाँ पे, और इसको कन्फाइंड एरियाज में यूज़ किया जाता है। कन्फाइंड एरिया मतलब कि मान लेते हैं कि छोटी सी जगह है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इक्विपमेंट नहीं जा सकते, तो वो छोटा सा रोलर होता है उसको वहाँ पे रखो और वो अपने आप उसको कॉम्पैक्ट कर देता है। सो दिस वाज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द काइंड ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स। आपको लिख लेना है। मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला पूछा गया है कि गामा ड्राई की वैल्यू को कंपैक्शन की नज़र से अगर देखा जाए तो गामा ड्राई की वैल्यू को परसेंटेज एयर वॉइड्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो गामा ड्राइड इज ऑलवेज इक्वल टू जी गामा वाटर अपॉन 1 प्लस ई। ये चीज़ तो सबको पता है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके और होते हैं। एक तरीका ये हो सकता है गामा ड्राई इज इक्वल टू जी गामा वाटर अपॉन 1 प्लस ओमेगा जी बाई एस, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है गामा ड्राई इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए इंटू जी गामा वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा जी, ये होता है। सारे टर्म्स आपको नोन है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं गामा ड्राई को रिप्रेजेंट करने के। एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि गामा ड्राई इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ पैरामीटर which is used to quantify the amount of compaction which has happened in the soil। तो जितना ज़्यादा गामा ड्राई होगा हम कहेंगे सॉइल उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई। इसीलिए गामा ड्राई की वैल्यू को इन दोनों फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम इन दोनों फॉर्मूलेस को एक ही केस में बराबर कह सकते हैं जब एन ए की वैल्यू हो जाए 0% और एस की वैल्यू हो जाए 100%, यानी जब सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हों तब जाके ये दोनों फॉर्मूले सेम रिजल्ट देंगे। इसके अलावा किसी भी केस में ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये परसेंटेज एयर वॉइड्स के केस में है और ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के टर्म्स में है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज। कीप ऑन व्यूइंग द वीडियोज, लाइकिंग इट एंड शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, लोगों का भला करते रहिए। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू।